सूचना महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। पीसीएसजे की वैकेंसी दिसंबर में प्रस्तावित है। हो सकता है दिसंबर में नहीं आएगी तो जनवरी में आ जाएगी। यूपी पीसीएसजे 210 से 218 के बीच में, ठीक है ना। सूचना यह है कि आयोग को रेफर हो चुकी है, वैकेंसी भेजी जा चुकी है, ठीक है ना। तो अगर आयोग के पास वैकेंसी चली गई है तो उम्मीद है, जो अभी सूचनाएं मिल रही हैं, इलेक्शन से पहले हो सकता है आपका, अगर दिसंबर वैकेंसी आती है तो इलेक्शन से पहले फ्री हो जाएगा और आफ्टर इलेक्शन मेंस होगा, राइट। तो इसके लिए जो लोग भी अब एलिजिबल हो चुके हैं वो बिल्कुल सावधान हो जाएं। ये ना सोचें कि वैकेंसी बहुत लेट आ रही है, ठीक है ना, राइट। सारे काम छोड़कर अपनी जुडिशरी के लिए वर्किंग शुरू कर दो। जो स्वप्न आपने पाला है वो स्वप्न आप पूरा कर लीजिए। 218 वैकेंसी तक अगर आती है तो मेरिट ऊपर जाने वाली है, मेरिट कम नहीं रहेगी। अगर अब की बार 590 पर जनरल कैटेगरी पर सिलेक्शन हुआ है तो हाँ, तो अब आप ऐसे मानकर चलिए 600 नहीं होगा तो 590 या 580 से नीचे तो किसी तरीके से नहीं आएगी, ठीक है ना। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मेरिट बढ़ी जाए, आसपास वेरिएट करेगी, तो 580 से नीचे तो नहीं आएगी। तो हर हालत में आपको इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना है कि हम 580, 590, 600 और एब अप टू 600, तो 600 के ऊपर की तैयारी करिए। अब 600 से ऊपर जाने की तैयारी का मतलब ये है ऑल ओवर आपको एवरेज मार्किंग 55% और 60% होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट में, तब आप इतना ऊपर जा पाएंगे। इंटरव्यू बोर्ड आपको, उससे भी आप उम्मीद करिए कि 100 नंबर में 60% नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में ऑल ओवर आप 55 टू 60% 1100 नंबर में आप मानकर चलिए कि कम से कम लटकने के लिए इतनी ज़रूरत है, और फाइनल सिलेक्शन के लिए और मेरिट में आने के लिए कम से कम 65% की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मार्किंग आनी चाहिए, इसके लिए तैयार रहिए। प्रीलिम्स भी कमज़ोर नहीं रहेगा। अगर इस बार 280 290 की मेरिट रही है तो अब की बार अगर 218 वैकेंसी है तो प्रीलिम्स की मेरिट 300 के राउंड फिगर में रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात के लिए आप प्रिपेयर रहें। अब 300 के राउंड फिगर में मेरिट कैसे बनेगी आपकी, लॉ में कितनी बनेगी, जीएस में कितनी बनेगी, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के आधार पर अपना देखिए और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करिए। वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद इसलिए नहीं थी, वैकेंसी तब बढ़ सकती है जब अभी जो वैकेंसी थी, जो टोटल वैकेंसी है, अभी ये लोग अभी प्रमोशन नहीं हो जाएगा, ऐसे कैसे प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 5 साल प्रमोशन के लिए चाहिए, तो 1 साल बाद तो दूसरी वैकेंसी आएगी ना, सारी वैकेंसी तो फिल नहीं हो जाएंगी, तो वो अनदर वैकेंसी होगी, फिर वैकेंसी क्रिएट होगी, तो वो वैकेंसी 2025 में आएगी, राइट। तो अभी आपको इतनी वैकेंसी है और इससे ज़्यादा वैकेंसी अभी शो भी नहीं हो रही है। इतनी वैकेंसी होने के बाद वैकेंसी चार्ट में कोई वैकेंसी बचेगी नहीं, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो प्रमोट होंगे आगे, उसमें से जितने लोग प्रमोट हो जाएंगे वो वैकेंसी नीचे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी होगी, राइट। तो अभी जो मेरे पास सूचना है वो यही है, और बहुत पुष्ट सूचना है, एक जगह से नहीं है, 2-3 जगह से, राइट। तो इस बात के लिए तैयार रहिए। अगर दिसंबर में लास्ट तक भी वैकेंसी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। जनवरी में आ जाए, आ सकती है, ठीक है। और अगर वैकेंसी 1-2 महीने लेट हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि 1-2 महीना लेट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेंस में भी आपको 580 590 नंबर कट ऑफ लटकने के लिए चाहिए जनरल कैटेगरी, अगर आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी चाहिए आपको मेरिट। इस मेरिट पर आप रहें, इसका मतलब यह है कि आप 600 नंबर से ऊपर लाने का प्रयास करें, ठीक है। ये हम लोगों की चर्चा चल रही थी। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, आप में से बहुत से लोग बात सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। कुछ लोग, अल्पसंख्यक लोग बात सुनते हैं और अमल करते हैं, और जो बहुसंख्यक लोग हैं वो बात न सुनते हैं ना ही उस पर अमल करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं बुद्ध की तरीके से। इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं, क्या करना है, ऐसी बातें होती रहती हैं, राइट। तो इस बात की बहुत ज़रूरत है, एक एक नंबर हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर आपको वर्क करना है। पहले भी एक आध बार मैंने डिस्कस किया है, आज फिर से चूँकि प्रसंग उठाया है तो मैं आपको इस तथ्य पर फिर से मैं थोड़ी सी चर्चा कर ले रहा हूँ, 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद अपने विषय पर आ जाऊँगा। आपको कोशिश ये करनी है कि नंबर आपको प्रीलिम्स में तो टिक कर देते हो, कोई कलात्मकता नहीं होती, मशीन कॉपी चेक करती है,
ठीक है ना, सही टिक होगा या गलत टिक होगा, तथ्यात्मक जानकारी आपकी होती है, कोई विश्लेषणात्मक आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। सही परीक्षण आपका तभी होता है जब आपसे विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कभी भी कोई विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप आंसर राइटिंग करें तो तथ्य ना लिखें। 90% लोग तथ्य लिखते हैं, 10% लोग मात्र ऐसे होते हैं जो विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण हवा में होता नहीं है, तथ्यों पर बेस्ड होता है। विश्लेषण तथ्यों पर आधारित होता है, तथ्यों का ही विश्लेषण होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट, या मैक्सिमम लोग 90% लोग डायरेक्ट फैक्ट लिखते हैं। जो लोग फैक्ट लिखते हैं उनको मार्क्स मिलेंगे 10 में से अधिकतम 5 मार्क्स। फैक्ट लिखने वालों को 10 में से अधिकतम 5 नंबर मिलने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले। 4 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन जो एनालिसिस करेंगे आंसर का, उनके नंबर बढ़ने वाले हैं। उनके नंबर कहाँ तक जाएंगे, 6 नंबर हो जाएंगे, 7 नंबर हो जाएंगे। इसका मतलब 1 और 2 नंबर आप प्रत्येक क्वेश्चन में अपने बढ़ा सकते हैं अपनी एनालिटिकल क्षमता से, ठीक है। और अगर प्रत्येक प्रश्न पर आपका 1 और 2 नंबर बढ़ता है तो ऑल ओवर आपकी जो मेरिट है वो 65%, 70% की स्पीड से आप चलते हैं। और जब 65% और 70% की स्पीड से चलते हैं तो आपकी ऑन एन एवरेज जो स्पीड है वो 60% रुक जाती है अगर, राइट। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि कैसे आपको अपनी आंसर राइटिंग को 40% से, आप सभी लोग, मैक्सिमम लोग जो बैठे हैं वो 30%, 40% मार्क्स ले लेते हैं, उसमें खुश हैं। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि वो 40% मार्क्स लेकर खुश हैं। वो 40% मार्क्स जब उनके आते हैं तो वो आंसू नहीं बहाते, वो रोते नहीं हैं। इस बात का सबसे बड़ा दुख है। आपके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, आपके 50% से मार्क्स भी कम आ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से ये मानकर चलिए कि संशोधन की बहुत ज़रूरत है। बहुत लंबी वैकेंसी आ जाए, धोखे धड़ाके से आप सेलेक्ट हो जाएं, बात अलग है, आपका भाग्य बहुत सशक्त है, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आदि 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 बातें हैं, आपका सिलेक्शन हो जाए, विषय अलग है। लेकिन ऑन मेरिट सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ये संभव नहीं है। आप बाई हुक बाई क्रोक आप सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऑन मेरिट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। तो एक आदर्श आंसर राइटिंग मेरिट पर सिलेक्शन लेने के लिए आपको उस दिशा में काम करना ही चाहिए, ठीक है। जो लोग कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, उनके पास एक आध रास्ते होंगे। जैसे जो जनरल कैटेगरी में फाइट करना चाहते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, उनको इस रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। जो लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक ओबीसी वालों को भी चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मेरिट डिफरेंस नहीं रहती। ईडब्ल्यूएस वालों को भी चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मेरिट में अंतर नहीं रहता। हाँ, अब इसके बाद क्या है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स इस कैटेगरी के बाद के जो लोग हैं, वो लोग अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हैं, मान लो बाय द वे इस लाइन पर नहीं चलते हैं, तो भी ठीक है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो मैंने ये वर्ग बताए हैं, इन वर्गों को चलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं चलेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। कोई, मुझे डाउट नहीं है, आपके मन में डाउट हो, आपको लगता हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति, आप में से कोई भी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अच्छा आगे बढ़ने का प्रयास करिए। क्या पता आप कहाँ से कहाँ फिसल के पहुँचेंगे। तो आपको प्रयास क्या करना है, आपको विश्लेषणात्मक तरीके से चलना है, ठीक है ना। सपोज कोई भी क्वेश्चन आप ले लें, जैसे मैंने सब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर रेज कर रहा हूँ। मैंने एक प्रश्न आप लोगों से अभी जस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमने आपसे पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, सर्वोपरि अधिकार के से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन था ना। और इंग्लिश में लिखा था इमिनेंट डोमेन। सर्वोपरि आपको नहीं समझ में आया होगा, सपोज दैट, तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इंग्लिश इसीलिए लिखी जाती है कि आप उसमें देख लेते हैं कि इमिनेंट डोमेन लिखा हुआ है, और कुछ ही समय पहले आपको इमिनेंट डोमेन पढ़ाया गया था, ठीक है ना। तो इमिनेंट डोमेन से आप अज्ञानता आपके पास नहीं थी। फिर इसके बाद आपको इमिनेंट डोमेन जैसे ही पता चलता है तो आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन हमारा आर्टिकल 300A से रिलेटेड है। बहुत से लोगों ने आंसर राइटिंग करी है, हालांकि हमने अभी कॉपी देखी नहीं है, चेक तो हुई नहीं है, बट मैं देख भी नहीं पाया, बस ऐसे ही एक पलट लेता हूँ पेज, कभी कभी बैठकर देख, खाली होता हूँ कि लिखा क्या है। मैक्सिमम लोग क्या लिख रहे हैं, फैक्ट लिख रहे हैं। आपने उसको लिख दिया, ये संपत्ति का अधिकार है, 300A में है, ठीक है ना,
300 संवैधानिक अधिकार है, ये मानवाधिकार भी है, ये प्राकृतिक अधिकार भी है, ये फंडामेंटल राइट भी हो सकता है मनेका गांधी, ठीक है ना। इतना सब लिखने के बाद क्वेश्चन को नीचे जाके खत्म कर दिया। अब अगर आप मान लो सपोज दैट ये लिख रहे हैं सर्वोपरि अधिकार, आपने बताया इमिनेंट डोमेन क्या है, 2 लाइन में बताया, इसके बाद आपने ये 300A में निहित है और ये है, और इसमें ये केस में जिलू भाई में कहा गया संवैधानिक अधिकार है, और फिर मनेका गांधी में कहा गया कि ये फंडामेंटल राइट भी हो सकता है, और फिर इसके बाद कोई और एक केस ले आए, ये मानवाधिकार भी हो सकता है। क्या कर रहे हैं आप? क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फैक्ट लिख रहे हैं? मूल क्वेश्चन यहां पर ये है। आपका क्वेश्चन जो है यहां पर, जब आप क्वेश्चन राइटिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका है सर्वोपरि अधिकार क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता बताइए। बताइए अगर आपने ये सब लिखा तो कहीं पर भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता नजर आई? आप में से बहुत से लोगों ने ये भी लिख दिया वर्तमान समय में प्रासंगिकता, ये हेडिंग भी डाल दी, और उसके बाद फिर ये फैक्ट लिख दिए। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना तो यही था, आपने गलत नहीं लिखा, आपको 4 नंबर तो मिलेंगे, ठीक है ना। इससे ये पता चलता है कि आपको ये जानकारी है कि जो पूछा गया प्रश्न है वो क्या है और किस जगह से पूछा जा रहा है, बस वो जगह आपने उठाकर रख दिया। लेकिन ये बिल्कुल नहीं आपके आंसर से क्लियर होता है कि प्रश्न को आपने पढ़ा है और समझा है, ये क्लियर नहीं होता। अब प्रश्न को अगर पढ़ा है और समझा है तो आपको आंसर राइटिंग कैसे होने चाहिए थी? सबसे पहले प्रश्न के 2 भाग थे, तो आपका आंसर भी 2 भाग में होना ही चाहिए। तो सबसे पहले आपका एक छोटा सा जो हेडिंग होती, उस हेडिंग में आप लिखते इमिनेंट डोमेन, आपको ये लिखना चाहिए था। और लिखने के बाद आपको सरल सुबोध शब्दों में ये बताना चाहिए था कि इमिनेंट डोमेन क्या है, ठीक है ना। जैसे कि कोई अपने अपने शब्दों से शुरू कर सकते हैं आप लोग, आपके अपने शब्द होते हैं। जैसे कि जितने भी सिद्धांत आप पढ़ते हैं उन सभी सिद्धांत में अगर आप ये जोड़ दें कि ये जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है, विधि किस पर आधारित है? जूरिस्प्रूडेंस पर। तो अगर आप लिख दें जूरिस्प्रूडेंस है तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा इसमें। और एग्जामिनर को ढूंढना हो तो जूरिस्प्रूडेंस की किताब ढूंढे, उठाए, पलटे, एक छोटी सी पतली किताब, उसमें नहीं लिखा होगा, और मोटी ढूंढो। इसके बाद उस पर पीएचडी भी होती है, और मोटी ढूंढिए। किसी राइटर का स्टेटमेंट ढूंढिए। एग्जामिनर को इतनी फुर्सत नहीं है, एग्जामिनर आपकी ये लाइन काट नहीं पाता है, ठीक है ना। अगर आपने ये लिख दिया, आपने क्या लिखा? इट इज द प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बेस्ड ऑन, अब कहां किस पर? ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। हमारी सारी विधियां तो इंग्लिश लॉ पर आधारित है, तो बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ, राइट। और आप इसमें बोलना चाहते हैं बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ एंड डिवाइन थ्योरी, आप डिवाइन थ्योरी की तरफ जा सकते हैं। नहीं जाना चाहते मत जाइए, कोई जरूरी नहीं है कि आप डिवाइन थ्योरी पर जाएं, ये आपका वो। तो ये जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है जो आंग्ल विधि पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत कहता क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार सवै संपत्ति गोपाल की, एक स्टेटमेंट आता है, सवै संपत्ति गोपाल की। इसका मतलब क्या हुआ? सभी संपत्ति, जितनी भी संपत्तियां हैं वो सब किसकी हैं? ईश्वर। और ईश्वर का प्रतिनिधित्व राजा करता है, दैट्स वाई ये संपत्ति किसकी हो गई? स्टेट की या राजा की। तो एक संपत्ति पर, जो संपत्तियां हैं उन संपत्ति पर, कोई संपत्ति हो, संपत्ति पर 2 स्वामी होते हैं, एक इमिनेंट डोमेन और दूसरा सबऑर्डिनेट, ठीक है ना, डोमेन, सबऑर्डिनेट पर्सन। इमिनेंट डोमेन स्टेट होता है और सबऑर्डिनेट डोमेन कोई भी व्यक्ति होता है जो संपत्ति को डायरेक्टली होल्ड करता है, ठीक है ना। राज्य की संप्रभुता की शक्ति में यह तथ्य निहित है कि जब कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट को आवश्यकता हो तो वो इमिनेंट डोमेन के अधिकार का प्रयोग करके किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति को एक्वायर कर सकता है, ठीक है ना। एक्वायर करने का ये राइट क्या कहलाता है? इमिनेंट डोमेन, सर्वोपरि अधिकार का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है ना।
यह सिद्धांत भारतीय संविधान में आर्टिकल 300A में निहित है। ठीक है ना। लोकतांत्रिक प्रणाली में 300A में निहित है। लोकतांत्रिक, जो भी लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली में वर्तमान में यह सिद्धांत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन होता है। एज पर आर्टिकल 300A 2 लाइन में कोट कर सकते हैं। इतनी बात अगर आप बताएंगे तो प्रसंग, इतिहास और जो प्रसंग है वो और क्या है वो आपने बता दिया। अगर आप इतनी बात बताएंगे तो इतने तथ्यों से या इतनी बात से ये पता चल गया कि सर्वोपरि अधिकार क्या है। ठीक है। देन आफ्टर रिलीवेंसी ऑफ दिस प्रिंसिपल इन प्रेजेंट सिनेरियो, हेडिंग डालिए और हेडिंग डालने के बाद लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। यह सिद्धांत भारतीय संविधान में मूलतः या और आप इससे पहले यह सिद्धांत लगभग सभी व्यवस्थाओं में पाया जाता है। भारतीय संविधान में भी इस सिद्धांत को स्थान मिला। मूलतः यह सिद्धांत प्रारंभ में आर्टिकल 19(1)(f) तथा आर्टिकल 31 में निहित था। ठीक है ना। लेकिन कालांतर में सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर इस सिद्धांत को 44वें संविधान संशोधन से रिपील करके नए आर्टिकल 300A में रखा गया। ठीक है ना। अब वर्तमान में यह एक संवैधानिक अधिकार है। इस बात का कथन जीलू भाई वर्सेस सोसो, ठीक है ना, में के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसा है, संवैधानिक अधिकार है। यद्यपि कालांतर में इस अधिकार को मूल अधिकार और मानवाधिकार भी बाद में कहा गया। ठीक है ना। आपको कामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार लिखना चाहते हैं लिखिए। ये ग्राउंड्स हैं जब आप किसी की संपत्ति को, और इसके बाद जो हमने केस लॉ बताए थे। देन आफ्टर लास्ट में वर्तमान समय में प्रासंगिकता, हमने आपको उस दिन भी क्लास में बताया था। कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ से जोड़नी पड़ती हैं अच्छे आंसर के लिए। वर्तमान में चूंकि 300A पढ़ते हैं, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड विद देयर लाइफ और विद देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम विदाउट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। विदाउट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की स्थापना इन प्रेजेंट सिनेरियो लॉ एक्विजिशन एक्ट 2013 से की गई। लॉ एक्विजिशन एक्ट 2013 इस विषय पर जो लॉ प्रोवाइड करता है वो ये है कि अगर जब कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट में, कम से कम इतना है तो उसमें बहुत डिटेल, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को स्टेट एक्वायर करना चाहता है तो एटलीस्ट 80%, हालांकि ये तथ्य मैं अब आपको दे रहा हूं, आप सर्च कर सकते हैं, 80% लोग उस योजना को, उस स्टेट की जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को स्वीकार करें और उन लोगों को 2 से 4 गुना तक का मुआवजा दिया जाए। ठीक है ना। तो ऐसी या इन परिस्थितियों में, एज पर एक्ट, इन परिस्थितियों में स्टेट के द्वारा प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है। यह है वर्तमान परिप्रेक्ष्य। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है, इस विषय पर जब ये प्रश्न पूछा गया था, उसी ईयर के आसपास का प्रश्न है, अभी हमने आपसे पूछा। एक केस लॉ आया था, विद्यावती वर्सेस विद्यावती नहीं, विद्या देवी है शायद, विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ आया था। ठीक है ना। विद्यावती नहीं है ये राजस्थान वाला, ये दूसरा है, विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। डिवीजन बेंच का निर्णय है, 2020 में आया है। ये एक इलिटरेट महिला है यहाँ पर, उस इलिटरेट महिला ने, ठीक है ना, उसकी संपत्ति उससे अर्जित कर ली गई थी और उसी के संदर्भ में ये केस सुप्रीम कोर्ट गया। ठीक है ना। वहाँ पर इस पर चर्चा हुई। इट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द केस। ठीक है ना। देन आफ्टर इसे कंक्लूड कर दीजिए। तो आंसर राइटिंग आपकी जो, अगर आपको 7 नंबर चाहिए, 8 नंबर चाहिए, तो आंसर राइटिंग इस दृष्टि से होनी चाहिए। ठीक है ना। और अगर आपको 4 नंबर 5 नंबर चाहिए तो आंसर राइटिंग वही करिए, जो फैक्ट आपने याद कर लिए हैं उन फैक्ट को उसमें लिख दीजिए। ठीक है। जो कुछ भी है उन्हें लिख दीजिए, आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे। एग्जाम में जब आपका मार्क्स आएंगे तो 4 नंबर के हिसाब से अगर आपको मार्क्स मिलेंगे तो 200 में से 80 नंबर और 75 नंबर मिलेंगे।
ये मार्क्स बहुत से लोगों के हैं, ठीक है, जो लोग रिजेक्ट हुए हैं उनके भी हैं, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके भी हैं, ऐसा नहीं है सिलेक्शन वालों के नहीं है। लेकिन अगर 75 एक पेपर में आ गए, लेकिन अदर पेपर्स में 120 हो गए, तो उन्होंने वो कवर कर लिया अपना, ठीक है ना। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आपको किसी की मार्कशीट ऐसी नजर आती है जिसमें ऑन एन एवरेज 75-80, इसका मतलब उसके पास सिर्फ तथ्य की जानकारी है, विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है, वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है। और खतरनाक विषय यह है कि ये जो एक्सप्लेनेशन की क्षमताएं हैं ये 2 दिन में पैदा हो नहीं जाएगी, ठीक है। लोग कहते हैं कि हमारे अंदर ये डेवलप हो जाए, तो 2 दिन में पैदा नहीं हो जाएगी, ये एक कॉन्टिन्यूअस अनवरत जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी पैदा होगी, राइट। तो इसलिए बहुत जल्दी वो मार्क्स में सुधार भी नहीं होता, थोड़ा बहुत सुधार करेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपके छूट गए हैं तो 10-15 नंबर का और सुधार कर लीजिए, इससे ज़्यादा सुधार नहीं होता, राइट। तो आप वहीं पर बने रहेंगे जहां पर आप वर्क कर रहे थे, ठीक। एक बार एग्जाम देंगे तब भी वही है, गलती अगर नहीं पहचानेंगे आप दूसरी बार एग्जाम देंगे तब भी वही है, प्री तो देते हैं वो निकल जाता है, लेकिन मेंस होता ही नहीं है, इंटरव्यू का कभी नंबर ही नहीं आता, ठीक है ना। तो नंबर अगर इंटरव्यू का कभी नहीं आता तो उसका कारण यही है कि आपकी आंसर राइटिंग दोषपूर्ण है, ठीक है। जितनी बार भी आप बैठेंगे नंबर आपके 80, 90, 75 इस राउंड फिगर में नंबर घूमेंगे, सिलेक्शन होगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए आंसर राइटिंग ही ना करें, पहले तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको क्वेश्चंस लिखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद उस पर चेक करने के लिए भी हम लोग बैठते हैं, अपना टाइम खर्च करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इसका लाभ उठाइए। दूसरी बात यह है कि आप उसमें बैठ गए यही सफिशिएंट नहीं है, आप बैठने के बाद जो आंसर राइटिंग करते हैं उसका विश्लेषण भी करिए। अगर गलत आंसर राइटिंग हो रही है तो गलत क्यों हो रही है, अगर नंबर आपके एक जगह आकर रुक गए हैं, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इनका विश्लेषण करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन लिखा, आपको न मार्क्स मिल गए, लेकर गए और आपने उसको उठाकर एक कोने में फेंक दिया, ठीक है। मुझे आप में से 2 ही 3-4 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक जितनी कॉपियाँ लिखी हैं वो सहेज कर रखी होंगी और कभी कभी उन्हें पलट लेते होंगे कि आज से 4 महीने पहले हमारे कितने नंबर आए थे और आज कितने नंबर आए हैं। और अगर 4 महीने वाले नंबर में 4 महीने में और आज में कोई आपको फ़र्क नहीं नज़र आता, 1-2 नंबर इधर उधर वेरिएट हो रहे हैं, तो फिर मान लीजिए कि आप में सुधार की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप 40-50 नंबर पर रुके हैं, 4 मतलब 40% पर नंबर रुके हैं और इससे ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप में सुधार की ज़रूरत है। गारंटीड है मेंस नहीं होगा जब तक कि किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते होंगे। कैटेगरी की बार बार मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरिट नीचे आ जाती है, ठीक है ना। तो जब नीचे आ जाती है तो 40% पर भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे फोर्स से रिलेटेड लोग हैं, आज हमारे पास बैठे थे, तो ऐसे भी कुछ होता है, बता रहे थे कि 40% पर भी सिलेक्शन हो जाता है। मिनिमम 40% है, वो आप क्वालिफाई करिए, सिलेक्शन हो गया। अब मिनिमम 40% क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो वो उसमें अगर आपकी तथ्यात्मक जानकारी है तो आपके नंबर आ जाएंगे। लेकिन 60% पर पहुंचने के लिए विश्लेषण की क्षमता होनी जरूरी है, राइट। तो डे टू डे अपने क्वेश्चन को, अगर कोई विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आ जाता है तो विश्लेषण करने की क्षमता डेवलप करें, ठीक है। प्रॉब्लम का क्वेश्चन जब कभी भी आता है तो वो आपसे, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस पूछकर आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता है। लॉ भी जान लेता है आपसे, आपकी विश्लेषण करने की क्षमता क्या है, तथ्यों का विश्लेषण आप कैसे कर सकते हैं, वो कैपेसिटी भी आपकी समझ लेता है, और निर्णय करने की जो आपकी कैपेसिटी है उसको भी समझ लेता है। तो 2-3 चीज़ों का एक साथ परीक्षण होता है प्रॉब्लम में। आप लोग जनरली प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि ये ऐसे ऐसे है, इस धारा से सम में इस धारा में आता है और इसके आधार पर वो ऐसा नहीं होगा, उसने ये इस कार्य के लिए दंडित नहीं होगा, उसने ये कार्य अपराध नहीं किया है, मत खत्म। आप अपने आंसर को पढ़िए, आप देखिए उसमें कहीं पर भी आपने ये लिखा है कि क्यों नहीं किया है। अपराध अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कि आपने ये लिखा है। और अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो वहां पर भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे, राइट। तो इन सब चीज़ों की आंसर राइटिंग में ज़रूरत है। दूसरा, हमने आपसे कहा था कि अगर आप सेल्फ गाइडेड पर्सन नहीं हैं तो लोक सेवा आयोग की कॉपी पूरा रजिस्टर मार्केट में मिलता है, उसको परचेज करके लाइए और उस पर आंसर लिखना शुरू करिए, अगर आप सेल्फ गाइडेड नहीं हैं, ठीक है ना। और अगर आप सेल्फ गाइडेड हैं तो आपके जो फ्री पेज होते हैं, उस फ्री पेज में आप उस पेज को, ठीक है ना,
उसको डिवाइड कर लीजिए और इतने में ही लिखिए, इतने में जो गुणना हो गुण दीजिए, अगर आप सेल्फ गाइडेड हैं तो, और नहीं है तो आयोग की सीट मार्केट से परचेज कर लीजिए, उस पर लिखिए, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, और ये चीज़ें भी आपके नंबर काट देंगी। ठीक है ना। और ऑलवेज ध्यान रखिए, ये एकेडमिक परीक्षा नहीं है। एकेडमिक में आपने 60% नंबर, 70% नंबर गिफ्ट हो रहे हैं वहाँ, फिर मैं कह रहा हूँ गिफ्ट किए जाते हैं। 25 नंबर फ्री के, 25 नंबर ताक झाँक के, ठीक है ना, 50 हो गए। अब 25 और, अब सोचिए आप 25 नंबर तो फ्री के दे दिए और क्वेश्चन 100 हैं, 100 में से जितने आपने कर लिए, किसी ने 40 नंबर कर लिए, 40 + 25 65, आप बहुत खुश हो रहे हैं, पेपर तो किया 40% और बाय डिफॉल्ट आप 65% पर हैं। ठीक है ना, 1 मार्क का क्वेश्चन है, इधर से देखा उधर से देखा, थोड़ी बहुत नकल हो गई। कुछ लोग सुविधा भोगी भी होते हैं, उनकी अप्रोचेस बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, पूरा स्कूल खरीद लेते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने वो सुविधा भी ले ली। कुछ लोग इतने सुविधा भोगी होते हैं, पेपर भी बाहर से चला जाता है, सॉल्व करा जाता है, ये सब सुविधा भोगी भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए। पैसे फेंकिए, तमाशा देखिए, सारी चीज़ पैसे से अवेलेबल है, खरीदने वाला होना चाहिए। ठीक है, यह अप्रोच से अवेलेबल है। तो आप लोग ऐसे भी हैं। इसके बाद वहाँ से ये नंबर लेकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हम बहुत योग्य हैं। एकेडमिक नहीं है, जो ये परीक्षा है वो एकेडमिक बिल्कुल नहीं है। एकेडमिक समझने की भूल बिल्कुल ना करें। 1000 बार मैं कह चुका हूँ, ये परीक्षा इसलिए की जाती है कि आपको कैसे निकाल कर बेइज्जत करके भगाया जाए, इसलिए होती है। इसलिए नहीं होती कि आपके लिए एक कारपेट बिछा रखा है, आइए वेलकम, आप तो बहुत अच्छे हैं, आइए बैठिए, आपको तो हम ज़बरदस्ती पास कर देंगे, नहीं तो हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसलिए ये परीक्षा नहीं होती। ये परीक्षा आपको भगाने के लिए होती है। और आप बहुत ज़िद्दी किस्म के व्यक्ति हैं, आप नहीं भागते, बड़े बेशर्म टाइप के व्यक्ति हैं, तभी आप वहाँ रुक जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज रुक नहीं पाते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, दोनों प्रक्रियाएं उल्टी हैं। उल्टी प्रक्रिया में आप बह रहे हैं, तब आप स्वप्न को अपना साकार कर सकते हैं। अदरवाइज ये स्वप्न आपका, सारे स्वप्न साकार हो सकते हैं। देखिए, आप PhD कर सकते हैं, आप नेट क्वालिफाई हो सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, लेकिन जज नहीं बन सकते। ठीक है ना, तो ये प्रक्रिया थोड़ी क्लिष्ट है। ठीक है ना, तो इसलिए इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। और आगे से हो सकता है फिर साल भर बाद हम ये तथ्य आपके साथ फिर डिस्कस करें, फिर आप कहें कि वो बताया नहीं जाता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो जो भी बात आपको बताइए, रोज़ अगर मैं अगर यही डिस्कस करूँगा तो 1 घंटा सिर्फ यही रोज़ डिस्कस होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर कोर्स कब खत्म होगा। तो इसलिए ये रोज़ डिस्कस नहीं हो सकता। कभी कभार अगर ये बातें आ जाती हैं तो उसको कंसीडर करें और उस गाइडलाइंस पर चलें। ठीक है ना।